हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि मिनी मेंटल स्टेटस या फिर मेंटल स्टेटस, हिस्ट्री टेकिंग, ये सब क्या होता है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या है और क्यों किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन देखते हैं। अ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट इज एन इवैल्यूएशन of a person's nervous system, which includes the brain, spinal cord, and the nerves that connects these area to other part of the body. ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है, इट फोकसेस ऑन द नर्वस सिस्टम टू असेस एंड आइडेंटिफाई एनी एबनॉर्मलिटी दैट अफेक्ट फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या करता है, ये जो असेसमेंट है ये एक इवैल्यूएशन है किसी भी पर्सन के नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, नर्व्स आते हैं। तो बेसिकली हम उन्हें कुछ चीज़ें करने के लिए बोलते हैं सो दैट हमें पता लगे कि पेशेंट का नर्वस सिस्टम का क्या कंडीशन है, वो क्या बेटर है या फिर ख़राब है या नॉर्मल है। ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन या फिर असेसमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है ये फोकस किस चीज़ पे कर रहा है कि नर्वस सिस्टम को असेस कर पाए अच्छे से, और कोई भी एबनॉर्मलिटी जो भी नर्वस सिस्टम के फंक्शन को अफेक्ट कर रही है या फिर डेली लिविंग को अफेक्ट कर रही है उसका पता लग पाए। ठीक है, तो बेसिकली आप जब असेसमेंट करोगे आपको पता लगेगा कि पेशेंट का मूवमेंट प्रॉपर है या नहीं है, वो अच्छे से आपको सुन रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में या नर्व्स में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, it helps to identify which component of the neurological system are affected। ठीक है, तो बेसिकली जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें पता लगता है कि कौन सा एरिया अफेक्टेड है नर्वस सिस्टम का। इफ पॉसिबल डिटर्मिन द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर हम एडवांस टेस्ट करते हैं, कुछ हम और भी ऐसे पेशेंट से टेस्ट करवाते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो फिर हमें पता लगता है कि लोकेशन भी क्या है। मतलब इतना एडवांस हो चुका है कि अगर आप कुछ टेस्ट स्पेसिफिकली बोल रहे हो, जैसे मूवमेंट है, ठीक है, तो अगर किसी का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा या बैलेंस प्रॉपर नहीं हो रहा तो मे बी सेरिबेलम में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अगर कोई बैलेंस अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो इस तरीके से हम पता लगा पाते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, स्क्रीनिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रीट एबनॉर्मलिटीज इन पेशेंट एट रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे पेशेंट को भी स्क्रीनिंग वगैरह जब हम करते हैं तो हमें पता लगता है कि कोई डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है या कोई रिस्क तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री टेकिंग। तो हिस्ट्री टेकिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि हिस्ट्री टेकिंग हम जब लेते हैं तो क्या करते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है, मैं जस्ट आपको ब्रीफली बता देती हूँ। ऑन सेट कैरेक्टर, सिवियरिटी, लोकेशन, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में डिटेल में पूछते हैं कि कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हुआ, कितने दिनों से हो रहा है और कितने देर देर पे होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछेंगे, उनके कंप्लेंट्स पूछेंगे और पार्टिसिपेटिंग, एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ से आपको रिलीफ मिलता है, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। उसके अलावा और भी जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जो भी डिटेल्ड हमारा जो हिस्ट्री टेकिंग होता है वो हम करते हैं। उसके अलावा आस्क अबाउट एनी एसोसिएटेड सिम्टम्स, जैसे कि कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई हेडेक, नमनेस, पिन एंड निडल्स जो बॉडी में लगते हैं, चुभना या फिर कुछ ऐसा फील होता है, या अचानक से ठंड लगना, अचानक से गर्मी होना, ऐसी कुछ चीज़ें आपको फील हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। उसके अलावा हम जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, सर्जरी हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें डिटेल में लेते हैं। तो ओवरऑल हिस्ट्री टेकिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, और हिस्ट्री टेकिंग के बाद हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। तो कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पे, हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो कि ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्रेनियल नर्व असेसमेंट करते हैं, मोटर सिस्टम असेसमेंट करते हैं, सेंसरी सिस्टम असेसमेंट करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड गेट हम चेक करते हैं, और रिफ्लेक्स
टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हैं हमारे कंपोनेंट्स। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है या एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, तो आप ये कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये डिटेल्ड वीडियो है, अगर आपने ये चीज़ें एग्जाम में लिखी हैं तो आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। ओके तो सबसे पहले हम अगर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की बात करें तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल्ड पढ़ाया है कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मैं क्रेनियल नर्व असेसमेंट के बारे में आपको बता। तो नेक्स्ट है हमारा क्रेनियल नर्व असेसमेंट। ओके तो आपको सभी को पता होगा कि हमारी बॉडी में 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ठीक है। अब ये नर्व्स कौन कौन से हैं, जैसे फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी, दूसरा है ऑप्टिक नर्व, तीसरा है ऑक्यूलोमोटर नर्व, फोर्थ है ट्रोक्लियर नर्व, फिफ्थ है ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ है एब्डसेंस, एट्थ है वेस्टिबुलोकोक्लियर, नाइन्थ है ग्लॉसोफेरिंजियल, टेंथ है वेगस, 11th है एक्सेसरी एंड 12th है हाइपोग्लॉसल, ठीक है। तो ये कुछ हमारे 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं। अब इसके देखो आपको पता है कि ऑल्फैक्टरी नर्व किसके लिए होता है, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल के लिए होता है, ठीक है। तो हम कोई भी पेशेंट है उसको बोलेंगे कुछ, एक हमने कुछ भी स्मेल दे दिया, उसको बोलेंगे कि स्मेल करके बताओ कि क्या है, आईज क्लोज करके बताओ या फिर आईज ओपन करके बताओ, ऐसे हमें उनका रिस्पॉन्स चेक करना होता है कि क्लाइंट का रिस्पॉन्स क्या हो रहा है। ऑप्टिक का है तो हम आईज के लिए चेक करते हैं, ऑक्यूलोमोटर का है तो ऑक्यूलोमोटर मतलब रिएक्शन टू लाइट्स या फिर रिएक्शन टू अकोमोडेशन, ठीक है, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। तो नेक्स्ट आता है ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर में हम जैसे एक पेन लाइट है 1 फीट पे, हम एक पेन लाइट को हम पकड़ेंगे इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट्स आईज, ठीक है। पेशेंट से हम पूछेंगे कि वो जो पेन लाइट है उसकी मूवमेंट को फॉलो करे। जैसे आप गए होगे ना कभी ऐसे डॉक्टर के पास गए होगे तो वो आईज के सामने आपके फिंगर रख के और बोलते हैं कि जैसे मैं मूव कर रहा हूँ वैसे आपको मूव करना है आईज को, तो वैसे वो मूव करवा के दिखाते हैं, अपवर्ड करते हैं, डाउनवर्ड करते हैं, साइडवर्ड जाते हैं, डायगनली भी जाते हैं, ठीक है। इससे हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्लाइंट की आई जो है वो उस पेन लाइट को मूव करते हुए फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अगर फॉलो कर पा रही है दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फॉलो नहीं कर पा रही है तो दैट मीन्स प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइजेमिनल। तो ट्राइजेमिनल में बेसिकली हम जो कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस है उसके बारे में चेक करते हैं, लाइट सेंसिटिविटी कैसी है उसके बारे में चेक करते हैं, और हॉट और कोल्ड में जो भी पेशेंट है वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है या नहीं। सपोज उसके फेस पे हमने हॉट चीज टच कराई या फिर कोल्ड टच कराया तो वो उसको आइडेंटिफाई कर पाता है या नहीं कर पाता है। ओके तो नेक्स्ट है एब्डसेंस। एब्डसेंस में हम वही सेम पेन लाइट को हम आंखों के सामने रखेंगे और पेन को जो है हम मूव करेंगे। कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है 6 कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज, उसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास ना 6 कुछ ऐसे डायरेक्शंस हैं आईज के, और हम वहां पे पेन लाइट को लेके जाते हैं, जैसे राइट अप, ठीक है, राइट लेटरल, राइट डाउन, लेफ्ट अप, लेफ्ट लेटरल एंड लेफ्ट डाउन, ठीक है। तो ये जो 6 गेज हैं यहाँ पे हम पेन लाइट को लेके जाएंगे और चेक करेंगे कि जो भी पेशेंट है वो उसको फॉलो करता है या नहीं करता। नेक्स्ट आता है हमारे पास फेशियल। फेशियल में हम चेक करेंगे कि पेशेंट को हम स्माइल करने के लिए बोलेंगे, आईब्रोज रेज करने के लिए बोलेंगे, फ्राउन करने के लिए बोलेंगे, फिर उसके बाद जो चीक्स हैं उसको पफ आउट करने के लिए मतलब फुलाने के लिए बोलेंगे, आईज को क्लोज करने के लिए बोलेंगे। ऐसी ऐसी चीजें हमें उन्हें बोलनी है और हमें देखना है कि वो ये सारी चीजें कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है वेस्टिबुलोकोक्लियर। तो ये बेसिकली ईयर्स के लिए होता है और इसी में हम गेट भी चेक करते हैं, गेट एज इन मूवमेंट भी चेक करते हैं, ठीक है, कि पेशेंट अच्छे से चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। तो एक तो ये है कि पेशेंट को जो वॉच है, वॉच अगर है पास में तो हम उस वो अगर टिक 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 करता है तो उसका साउंड पेशेंट को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है ये भी पता करना होता है। उसके अलावा पेशेंट को वॉक करा के देखेंगे और पता करेंगे कि वो अच्छे से वॉक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या उसका पोस्चर मेंटेन्ड है या नहीं, या बैलेंस मेंटेन्ड है या नहीं। नेक्स्ट आता है ग्लॉसोफेरिंजियल। तो ग्लॉसोफेरिंजियल जो है, ये ग्लॉसो का मतलब होता है हमारा जो टंग है वो, एंड जो फेरेंजियल है दैट मीन्स जो हमारा फेरिंग्स है वो, मतलब बेसिकली इसमें हम बात करते हैं कि जो भी पर्सन है वो कुछ खाता है तो वो अच्छे से उसको स्वॉलो कर पाता है या नहीं, कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है, या फिर उसको ऐसे कोई रिफ्लेक्सेस तो नहीं आ रहे हैं जैसे उल्टी करना हो, कोई गैग रिफ्लेक्स तो नहीं है, ठीक है। वेगस नर्व नेक्स्ट है हमारा, 10th नर्व है वेगस नर्व। तो पेशेंट को हम स्वॉलो और बोलने के लिए बात करेंगे, मतलब बोलेंगे कि पेशेंट को कुछ स्वॉलो करो और फिर बात करो, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या देखना है कि पेशेंट
अच्छे से ये कर पाता है या नहीं कर पाता है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है, या फिर उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट आता है एक्सेसरी, ठीक है। नेक्स्ट नर्व जो है एक्सेसरी नर्व है, इसमें हम ये चेक करते हैं कि पेशेंट जो है वो शोल्डर्स को अच्छे से मूव कर पा रहा है या नहीं, या फिर हमारा हेड जो है वो साइड टू साइड मूव हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम ये पेशेंट में चेक करेंगे। एंड लास्ट है हाइपोग्लॉसल। हाइपोग्लॉसल में क्या होता है, द क्लाइंट शुड बी एबल टू मूव टंग विदाउट एनी डिफिकल्टी। अगर डिफिकल्टी है दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी नहीं है दैट मीन्स प्रॉपर है। ओके, तो ये तो हो गया क्रेनियल नर्व्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मसल स्ट्रेंथ। तो मसल स्ट्रेंथ आप देख सकते हो यहाँ पे, एक तरफ स्कोर लिखा है, दूसरी तरफ मसल रिस्पॉन्स लिखा है। तो 0 से लेके 5 तक हम स्कोर देते हैं। 0 हम किसे देंगे, नो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज सीन और आइडेंटिफाइड विद पैल्पेशन, जनरली सीन इन केस ऑफ कंप्लीट पैरालिसिस। तो 0 हम किसे दे रहे हैं, जो बिल्कुल ही जिसका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा, जैसे पैरालिसिस वाले पेशेंट होते हैं उनको हम 0 देंगे। 5 अगर हम किसी को दे रहे हैं दैट मीन्स वो बहुत अच्छे कंडीशन में है, और 0 हम किसे देंगे जो कि बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में है, ठीक है। ऐसे ही 1 हम किसको दे रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज आइडेंटिफाइड और सीन विद पैल्पेशन बट द मसल इज इनसफिशिएंट टू प्रोड्यूस जॉइंट मूवमेंट, ओनली फ्लिकिंग और ट्विचिंग इज सीन इवन विद द एलिमिनेशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो बस फ्लिकिंग या फिर ट्विचिंग आपको दिखाई देगा तो उसे हमें 1 देना है। ऐसे ही कैरेक्टराइज्ड है और उसके सामने लिखा हुआ है पूरा कि हम किसे कितना नंबर देंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेंसरी एग्जामिनेशन। सेंसरी एग्जामिनेशन मतलब सेंस उसका कैसा है, वो सेंस कर पाता है या नहीं कुछ। तो इसमें क्या है, टच करना, ठीक है। तो हम पेशेंट को टच करेंगे और पूछेंगे कहाँ पे टच किया या आपको फील हुआ या नहीं। पेन एज इन एक पिन लेके चुभोएंगे और देखेंगे कि उसे पेन हो रहा है या नहीं। पेन कैसा है, डीप पेन है या कैसा पेन है। टेम्परेचर मतलब हॉट और कोल्ड, उसे फील हो रहा है या नहीं। जॉइंट पोजीशन सेंस उसे समझ में आ रही है या नहीं। जॉइंट पोजीशन सेंस का मतलब है कि किसी भी स्पेस में कोई भी पर्सन जब है तो उसे अपने शरीर का पता है या नहीं पता है कि वो कहाँ है, या फिर आंख बंद करके अगर आप बोलते हो कि अपने हाथ को टच करो, अपने किसी भी पार्ट को टच करो, तो वो सेंस उसमें है या नहीं है। उसके अलावा वाइब्रेशन सेंस, उसको वाइब्रेशन फील होता है या नहीं। और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। अब 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कि एक ही टाइम पे 2 जगह पेशेंट को टच करेंगे और उससे पता करेंगे कि पेशेंट को पता लग रहा है या नहीं लग रहा है कि 2 जगह पे उसको टच किया। सपोज एक उसके फिंगर टिप पे कुछ किसी भी ऑब्जेक्ट से, सपोज पेन से या किसी भी चीज से हमने टच किया, दूसरा उसके शोल्डर पे टच किया, तो ये क्या है, 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि पेशेंट को ये पता लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये कुछ टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट, ठीक है। स्टीरोग्नोसिस टेस्ट। स्टीरोग्नोसिस टेस्ट में क्या होता है, हम हाथ पे की रख देते हैं और हम पेशेंट से पूछते हैं कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, और हम पता करते हैं कि ये पेशेंट बता पाता है या नहीं बताता है। उसके अलावा क्या है, ग्राफिथीसिया टेस्ट। ग्राफिथीसिया पे क्या है, हम पेशेंट के पाम पे कोई भी नंबर या फिर अल्फाबेट लिखेंगे और हम पता करेंगे कि उसे पता लगता है या नहीं लगता है। अब इनसे क्या पता लगता है हमें, मतलब ये सारे जो हम टेस्ट कर रहे हैं, इन टेस्ट से हमें क्या पता लगता है, तो जो स्टीरियोग्नोसिस टेस्ट है उससे हमें पता लगता है कि पैराइटल लोब अच्छा है या नहीं है। अगर पेशेंट को ये नहीं पता लग रहा कि कौन सी ऑब्जेक्ट उसके हाथ में रखी गई है, दैट मीन्स उसके कॉर्टिकल सेंसरी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि पैराइटल लोब में कोई प्रॉब्लम है। उसी के जैसे जब हम ग्राफिथीसिया टेस्ट करते हैं, तो ग्राफिथीसिया टेस्ट में भी हमें पता लगता है कि पेशेंट अगर वो नंबर पहचान जाता है जो भी हमने उसके हाथ पे लिखा है, अगर उसे पहचान जाता है दैट मीन्स उसकी जो भी ब्रेन एक्टिविटी है वो बेटर है, उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर नहीं पहचान पाता है दैट मीन्स कॉर्टिकल रीजन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे हमें पता लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन टेस्ट। तो कोऑर्डिनेशन टेस्ट में यहाँ पे आप इमेज देख रहे होगे, बेसिकली रैपिड ऑल्टरनेटिव मूवमेंट हम करते हैं जिसे हम रैम बोलते हैं, ठीक है। तो फास्ट मूवमेंट को अगर पेशेंट स्मूथली कर पा रहा है दैट मीन्स वो अच्छा है, उसका प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो कैसे करते हैं कि हाथ को क्विकली उल्टा सीधा मूव करना है या फिर थाइस पे टैप करना है, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगता है कि जो सेरिबेलम फंक्शन है वो सही है या नहीं है, ओके। अगर जो मूवमेंट है वो स्लो है या इरेगुलर हो रही है तो एक प्रॉब्लम होता है, उसे बोलते हैं डिसडायडोगोकाइनेशिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है गेट।
गेट क्या होता है? गेट मतलब पेशेंट अच्छे से वॉक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो पेशेंट को हम पूछेंगे वॉक करने के लिए, तो पेशेंट अच्छे से वॉक कर रहा है, टर्न हो रहा है, वापस आ पा रहा है, हील टू टो इन स्ट्रेट लाइन, अगर वो अच्छे से वॉक कर पा रहा है स्ट्रेट लाइन में, या फिर टोज को स्ट्रेट लाइन में रखा है, हील्स को स्ट्रेट लाइन में रखा है, किसी भी इस पे हॉप कर पा रहा है मतलब कूद पा रहा है एक ही जगह पे, मतलब जहाँ भी वो खड़ा है या बैठा है, ये सारी चीजें अगर वो कर पा रहा है दैट मीन्स उसका गेट प्रॉपर है। अगर नहीं कर पा रहा है दैट मीन्स प्रॉब्लम है। तो गेट चेक करने के लिए हम एक रॉम्बर्ग टेस्ट करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। रॉम्बर्ग टेस्ट में क्या होता है कि हम पेशेंट को खड़े रहने के लिए बोलते हैं और हील को साथ में रख के, मतलब हील्स को साथ में रख के हम खड़े रहने के लिए बोलते हैं। फर्स्ट हम उसे बोलेंगे कि आंखें क्लोज करके ऐसे खड़े रहो, दूसरा हम बोलेंगे आंखें ओपन करके ऐसे खड़े रहो। तो अगर हम फिर चेक करेंगे कि आईज ओपन में वो मूव कितना कर रहा है या आईज क्लोज में वो कितना मूव कर रहा है, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि पेशेंट का कंडीशन क्या है। अगर वो जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा उसका पोस्चरल स्वेइंग है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है या लॉस ऑफ बैलेंस हो रहा है, तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर आईज ओपन या फिर क्लोज्ड में ये ऐसा हो रहा है दैट मीन्स सेरिबेलर डेफिसिट है, और अगर सिर्फ आईज क्लोज्ड में ऐसा हो रहा है दैट मीन्स सेंसरी एटेक्सिया है, ठीक है, मतलब प्रोप्रियोसेप्शन डेफिसिट है पेशेंट। ओके, नेक्स्ट हम रिफ्लेक्सेस पे बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सेस में हम यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे बाइसेप्स है, ब्रेकियोरेडियलिस है, एचलीज है, प्लांटर, पैटेलर, ट्राइसेप्स, हम ये सब चेक करते हैं। इसके बेसिस पे हम पेशेंट को ग्रेड्स देते हैं, जैसे 4+, 3+, 2+, 1+ या फिर 0। तो अगर रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है तो हम 0 देंगे, और अगर रिफ्लेक्सेस पता लग रहे हैं, वेरी ब्रिस्क रिस्पॉन्स है या फिर स्प्रेड टू अदर मसल ग्रुप और क्लोनस, मतलब एक जगह पे हमने टैप किया दूसरी जगह भी जा रहा है, तो दैट मीन्स रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, ठीक है, तो उसको हम 4+ देंगे, और अगर अच्छे नहीं है तो हम 0 देते हैं। लास्ट आता है हमारा ग्लासगो कॉमा स्केल, ठीक है, GCS स्केल। तो ग्लासगो कॉमा स्केल भी हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ मैं बस आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि ग्लासगो कॉमा स्केल भी हम जस्ट पेशेंट को पॉइंट्स ही देते हैं, जैसे आई ओपनिंग रिस्पॉन्सेज, वर्बल रिस्पॉन्सेज और मोटर रिस्पॉन्सेज, इस पे हम पेशेंट को मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो आई ओपनिंग रिस्पॉन्सेज के कितने मार्क्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर वो स्पॉन्टेनियसली आंखें खोल रहा है तो 4 पॉइंट, अगर वो आपके वर्बल कंपाउंड पे या फिर स्पीच पे या चिल्लाने पे आंखें खोल रहा है तो 3 पॉइंट, अगर वो पेन पे आंखें खोल रहा है तो 2 पॉइंट, और अगर वो आंखें ही नहीं खोलता तो 1 पॉइंट। वैसे ही वर्बल रिस्पॉन्स में क्या है, अगर वो ओरिएंटेड है, उसे सब कुछ पता है तो 5 पॉइंट, कंफ्यूज्ड है पर वो आंसर कर दे रहा है मतलब 4 पॉइंट, अगर वो अच्छे वर्ड्स नहीं यूज कर रहा है या फिर अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो 3 पॉइंट, अगर वो साउंड और स्पीच उसकी जो है समझ में नहीं आ रही है आपको, वो कुछ भी बोल रहा है तो 2 पॉइंट, और अगर बिल्कुल नहीं बोल रहा तो 1 पॉइंट। वैसे ही लास्ट है मोटर रिस्पॉन्सेज, अगर आपके कमांड्स को मान के वो मूव करता है तो 6 पॉइंट देते हैं हम, पर्पसफुली मूव करता है, पेनफुल स्टिमुलस पे अगर उसको दर्द हो रहा है और फिर वो मूव कर रहा है तो 5 पॉइंट देते हैं, अगर पेन पे वो विड्रॉ कर लेता है अपने बॉडी पार्ट्स को तो हम 4 पॉइंट देते हैं, अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन है या फिर पोस्चर सही नहीं है तो 3 पॉइंट्स देंगे, अगर बॉडी बहुत रिजिड है उसकी तो 2 पॉइंट देंगे, और कोई भी मोटर रिस्पॉन्स नहीं है तो 1 पॉइंट देंगे। तो माइनर ब्रेन इंजरी में 13 से 15 पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि 13 से 15 पॉइंट्स जो है वो माइनर ब्रेन इंजरी शो करता है। मॉडरेट ब्रेन इंजरी मतलब 9 से 12 पॉइंट्स अगर आते हैं किसी भी पेशेंट के दैट मीन्स मॉडरेट ब्रेन इंजरी है, और अगर 3 से 8 के बीच में किसी के भी पॉइंट है दैट मीन्स सीवियर ब्रेन इंजरी है, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो विच इज न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। ये बहुत ही लेंदी है, बहुत ज्यादा इसमें पॉइंट्स रहते हैं, जरूरी नहीं है आप सारे पॉइंट्स लिखे, आप इनको शॉर्ट शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया है। अलग से हम क्रेनियल नर्व्स और ग्लासगो कोमा स्केल डील करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।